नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जून के एनसीईआरटी के इस साइंस क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 6 से 10 तक का एनसीईआरटी का जो साइंस है उस साइंस का वन लाइनर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक कंप्लीट एनसीईआरटी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और खासकर बीपीएससी, बीपीएससी, टीआरई 4 के लिए, टीआरई 4 के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसके साथ साथ जो लोग रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और रेलवे दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। कंप्लीट एनसीईआरटी होगा, ठीक है। और ये जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी है उसका वन लाइनर है, ठीक है। एक बार एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो कम समय में ये आपको काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और वन लाइनर को देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट कह रहा है कि मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है आयोडीन से किया जाता है। यानी अगर आपको मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है तब आपको क्या करना है, उसमें तनो आयोडीन विलयन की आवश्यकता पड़ेगी और तब जाके हम लोग मंड या कार्बोहाइड्रेट का जांच कर पाएंगे। और ये जो जांच है, ये जो जांच है, ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, जो मंड होगा वह कैसा हो जाएगा, तो मंड नीला या काले रंग का हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, प्रोटीन का जो परीक्षण है, इसका परीक्षण करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, क्या क्या चाहिए, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए। और जब प्रोटीन की परीक्षण होती है तब उसमें प्रोटीन का जो रंग है, यह रंग कैसा हो जाएगा, तो बैंगनी हो जाएगा। अगर प्रोटीन का रंग बैंगनी है, हो जा रहा है, तो समझिए कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, ठीक है। आगे बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कौन सा भोजन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वसा है, ये क्या करता है, वसा जो है इंस्टेंट, तुरंत जो है ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करना है तो आपको वसा लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे अधिक जो है ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, इस बात को ध्यान रखना है। और सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसमें पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा है तो आपकी त्वचा भी सही रहेगी और आंख भी सही रहेगा। विटामिन डी, ये जो अस्थि और दांत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपके शरीर में रिकेटस नाम का बीमारी हो सकता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ घाव को भरने में भी विटामिन सी हमारी सहायता करता है। अब देखिए, हम बात करें तो देखिए, कहा जा रहा है कि भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से कम हो जाता है और ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन को पकाने के दौरान कौन से विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है 6 नंबर, और 6 नंबर कह रहा है कि रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजा फल है। अब देखिए, रुक्षांश होता क्या है, तो भोजन के साथ जो हम लोग आहारी रेशे लेते हैं, तो वही आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहा जाता है। और ये आहारी रेशे या रुक्षांश हमारे भोजन में पोषक का मुख्य पदार्थ नहीं है या पोषक का मुख्य भाग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है, पचे हुए भोजन के बाद जो बच जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है रुक्षांश, ठीक है ना। तो इसके स्रोत कौन कौन सा है, साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजा फल। इसके अलावा जो हम लोग सलाद खाते हैं भोजन के साथ, वो भी हमारे रुक्षांश में ही आता है, ठीक है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित का मतलब इसको आसानी से दबा सके या खरोचा जा सके, ऐसे पदार्थ को हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं, मतलब कि मुलायम है। जबकि ऐसे पदार्थ
जो आसानी से संपीड़ित यानी दबाया नहीं जा सके और आसानी से खरोचा नहीं जा सके, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, कठोर पदार्थ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी ये जो कांच है और ये जो जल है या कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनके आर पार हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे रखा जाए तो इसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहेंगे, इसको जो है ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई पदार्थ है, अगर इसको हम यहाँ से देख के रखें तो इसके जो है आर पर ऐसे दिख जाए तो मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट है, वही बात कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है, और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कपास की प्राप्ति कैसी होती है, तो पौधे की फूल से होता है। और ये जो पौधे की फूल से जो कपास की प्राप्ति होती है, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका, सेलुलोज का बना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सूखे पौधे की डंटियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। देखिए अभी धान का सीजन चल रहा है और धान को हम लोग कैसे अलग करते हैं, तो धान का जो पौधा है उससे अनाज को अलग करने के लिए थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी तो एडवांस मशीनें आ गई है, लेकिन इसके पहले तो धान का जो उसके डंठल से अलग किया जाता था, लोग धान को पीटते थे और फिर जाके पीटने के दौरान वह धान जो था या वो अनाज उस पौधे की डंटी से अलग होता था, उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। अनाज से भूसी को अलग करना ये निष्पावन कहलाता है। जैसे कि कोई अनाज हो गया, अनाज में भूसी रहेगा, तो उस अनाज को और उस भूसी को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उसाते हैं, और उसी को उसाने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है उसको निष्पावन कहा जाता है। जैसे अपने गांव में देखा होगा कि लोग पंखी चलाते हैं और फिर क्या करते हैं, धान को ऐसे करके उसाते हैं। ठीक है ना, तो इसको निष्पावन कहा जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन कहेंगे, तथा ऊपरी भाग को अलग करना ये निस्तारण कहलाता है। आप ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए ये आपका ग्लास है, इस ग्लास में आप चूंकि ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर, ये गंदा पानी था, कुछ कंकड़ पत्थर बैठ गया है। अब यहाँ पे समझिए ये जो कंकड़ पत्थर यहाँ पे जो बैठा है ये तो अवसाद है, तो ये जो नीचे बैठ गया है इसको अवसादन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अवसादन कहेंगे, क्योंकि ये जो अवसाद था नीचे बैठ गया तो अवसादन। लेकिन जो पानी इसके ऊपर है, छन के ऊपर चला गया है, इसको क्या कहेंगे, इस पानी को हम लोग किसी और बर्तन में निकाल लेंगे, साफ पानी को, इसको निस्तारण कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको निस्तारण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। जैसे हम लोग चाय को क्या कहते हैं, चाय को छान के पीते हैं, तो चाय को छानने के दौरान जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। यानी निस्यंदन के माध्यम से किसी चीज को हम लोग छानते हैं, चाहे चाय छानिए या कुछ और छानिए। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है ये विसर्पी लता कहलाता है। अपने कटहल, लौकी, घेवड़ा, ये सब का तना देखे होंगे, ये क्या करता है, ये तो जमीन पे फैल जाएगा या किसी और पौधे के सहारे ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसे जो पौधे होते हैं इनको विसर्पी लता कहा जाता है। ठीक है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है इसे पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृंत। आप ऐसे समझिए ये जो है, ये मान लीजिए पत्ती है, ये पत्ती है, और पत्ती पर यहां पर जिसका जो भाग है, यहाँ पे जो भाग है ये वाला, तो इसी भाग के माध्यम से ये क्या होगा, ये किसी तना से जुड़ेगा। ये जो भाग है इसी को बोला जाएगा पर्णवृंत, क्योंकि पर्णवृंत के माध्यम से पत्ती तने से जुड़ा रहता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। आगे कहा जा रहा है कि पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस पत्ती से क्या होगा, क्योंकि पत्ती में जल होता है और इस पत्ती में से जल सूर्य के प्रकाश की गर्मी के चलते क्या होगा, वाष्प बन के जब उड़ेगा, जब वाष्प बन के उड़ेगा तो उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है,
समांतरण शिराविन्यास या समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा रिश्तेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाला जो पौधा होता है उसका जड़ मुसला होता है। आप ऐसे समझिए कि जिस पौधे में क्या होगा, समांतर शिराविन्यास हो, समांतर शिराविन्यास हो, तो जिस पौधे का जो पत्ती होगा उसमें समांतर शिराविन्यास, मतलब इस तरह से ये पत्ती है, ठीक है, ये समांतर, जैसे देखिए इसका जो है ये जा रहा है और इसका जो है ये वाला ऐसे जा रहा है, तो ये समांतर हो रहा है। तो जिस पौधे के पत्ती में समांतर शिराविन्यास होगा उसका जो जड़ होगा वो क्या होगा, ये जड़ रेशेदार होगा। कैसा होगा, रेशेदार जड़ पाया जाएगा। और ऐसे पौधे जो है ये एक बीज पत्री होते हैं। क्या होता है, एक बीज पत्री होते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। ऐसे पौधे एक बीज पत्री होते हैं, पत्तियां समांतर शिराविन्यास वाली होती हैं और जड़ रेशेदार होता है। जबकि ऐसे पौधे जिनका जो है पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो, जालिका मतलब कि इस तरह से ये पत्ती है और इसका शिराविन्यास इस तरह से हो, फैला हुआ, जाल के जैसा घिरा हुआ हो, ठीक ना। तो जो जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, ऐसे पौधे के जो जड़ होते हैं वो जड़ कैसा होगा, तो मुसला जड़ होगा। इसमें एक मेन जड़ पाया जाता है मुसला जड़ में। और ऐसे पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं ऐसे पौधे। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आगे चला जाए तो देखिए, धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। यहां पे पाया जाता है, ये धुराग्र संधि यहां पे पाया जाता है, और ये जो गर्दन है और ये जो सिर है, दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है यही आपका धुराग्र संधि है, ठीक है। अब देखिए, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग हाथ जो है अप डाउन कर रहे हैं आगे पीछे, तो कैसे हो सकता है, तो इसमें दरअसल दो मांसपेशियां काम करती हैं, और एक मांसपेशी रिलीफ मतलब कि वो क्या करती है, छोड़ती है, दूसरी मांसपेशी खींचती है, तब जाके हम लोग गति प्रदान कर पाते हैं अस्थियों का, ठीक है। पक्षी का जो पंख होता है यह अग्रपाद का रूपांतरण है। यानी पक्षियों में जो पंख पाया जाता है वास्तव में वह उसका पंख नहीं बल्कि उसके अग्रपाद मतलब आगे का पैर का रूपांतरण हो चुका है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21 नंबर, केचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करते हैं। देखिए ये जो केचुआ है, तो आप जानते हैं कि जो केचुआ होता है, केचुआ में इसका जो पूरा शरीर मांसल होता है और खंडयुक्त होता है, ठीक है ना। मांसल होता है, खंडयुक्त होता है, और ये जो शरीर है इसका, इसमें इसके नीचे सूक पाया जाता है, और सूक के माध्यम से इतना भाग क्या करेगा, जमीन पे पकड़ लेगा, फिर और पीछे वाला भाग खींचता है, फिर आगे, फिर पीछे वाला भाग जमीन पकड़ेगा, आगे वाला भाग फैलाएगा। तो सूक के माध्यम से क्या कर पाता है, गति कर पाता है और भूमि को पकड़ने का काम करता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब देखिए जो घोंघा होता है, घोंघा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है, और ये जो घोंघा होता है ये इसके कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे जो मांसल भाग होता है, इसी में इसका पैर होता है, और उसी पैर के सहायता से फैलाता है और फिर अपने को आगे खींचता है, यानी उसकी सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से इनका जो मूत्र होता है पतला होता है और मल शुष्क होता है। शुष्क यानी इनके जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर से निकलते हैं, ठीक ना, ये क्या होते हैं, शुष्क होते हैं, और इनका जो मूत्र होता है यह पतला होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ये जो जानवर होते हैं ये कई कई दिनों तक बिना पानी के आसानी से रह जाते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि केचुआ त्वचा से सांस लेता है। कैसे सांस लेता है, त्वचा के माध्यम से केचुआ सांस लेता है। आपको ये बताना है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेढक कैसे सांस लेता है, मेढक कैसे श्वसन करता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि जो केचुआ होता है ये त्वचा से सांस लेता है, लेकिन आपको आंसर करना है कि मेढक का श्वसन कैसे होता है। अब देखिए युद्ध में धुएं के पर्दा बनाने के लिए
PH3 या फास्टिन का उपयोग किया जाता है। कहीं पे अगर युद्ध होता है दो देशों के बीच में या कहीं पर भी, तो वहां पे धुआं का पर्दा बनाया जाता है, मतलब धुआं का जो है कह सकते हैं कि एक परत बना दिया जाता है, और वह जो परत होता है वो PH3 या जो है ये आपका फास्टिन का होता है। आगे देखिए, पौधे में श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय चलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह सिर्फ दिन में होता है। अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो जल, इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल के अलावा जो प्रकाश होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह पौधे में सिर्फ दिन के समय होता है सूर्य के प्रकाश में, जबकि श्वसन की जो प्रक्रिया है यह 24 आवर पौधे में चलता रहता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है यह कह रहा है कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यानी हर एक जीव जंतु जो है अपने समान जो है संतान को उत्पत्ति करते हैं, उसी को प्रजनन कहा जाता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की जो प्रक्रिया है यह शुरुआत कहां से हुई थी, तो मिस्र से हुआ था। ठीक है, मीट्री पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया था। किसने किया था, तो मीट्री पद्धति की शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियो ने किया था। और घड़ी के सेकंड के सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। देखिए ये आपका घड़ी हो गया, और घड़ी में जानते हैं घड़ी में ये जो सुई है ये इस तरह से गति करता है, इस तरह से गति करता है। तो ये जो सुई जो गति इस तरह से कर रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इस गति को वर्तुल गति कहा जाता है। कौन सा गति, वर्तुल गति कहा जाता है। जबकि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय का अंतराल होना चाहिए, और उस एक निश्चित समय के अंतराल में दोहराव की जो गति होती है इसे आवर्त गति कहा जाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है झूला। झूला में क्या होगा, झूला में आप जानते हैं अगर ये झूला है तो इस तरह से आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो इसको बोला जाता है आवर्त गति। क्या बोला जाएगा, आवर्त गति है, यानी एक निश्चित समय अंतराल में आएगा और फिर जाएगा। ठीक है, लोलक भी आपका आवर्त गति ही करता है, लोलक। आगे देखा जाए, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उससे दीप्त पिंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना है। जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे, यानी जैसे कि सूर्य, उसके पास खुद का प्रकाश है, तो सूर्य क्या है, दीप्त पिंड है। और दूसरा होता है प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त। दोनों को ध्यान रखना। प्रदीप्त वृत्त क्या करता है, तो प्रदीप्त वृत्त जो है ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है, और पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के इस भाग पर अगर दिन है और इस भाग पर रात है, तो यह जो वृत्त है, यह जो काल्पनिक वृत्त है, यही बता रहा है कि इधर दिन है और इधर रात है। इसी को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखा जाए तो पिन होल कैमरा से बना छवि यानी आकृति वास्तविक होगा, और जब वास्तविक जो होता है वह उल्टा होता है, और पार्श्व होता है पार्श्व उल्टा। अब देखिए कहने का मतलब कि जब पिन होल कैमरा के माध्यम से आप किसी चीज को देखेंगे तो वह वास्तविक उल्टा नजर आएगा, इसके साथ साथ पार्श्व उल्टा होगा। पार्श्व उल्टा होने का मतलब कि अगर मैं ऐसे बावा हाथ दिखाऊंगा तो उसमें क्या होगा, दाहिना हाथ दिखाएगा। इसको पार्श्व उल्टा कहा जाता है। अब देखिए विद्युत धारा की जो दिशा है यह प्लस से माइनस की तरफ चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा ये माइनस से प्लस की तरफ होता है। यानी आप ऐसे समझिए कि ये जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से ये निगेटिव की तरफ गति करता है। विद्युत धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गति करता है, जबकि इसका सेम उल्टा इलेक्ट्रॉन होता है, सेम उल्टा इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गमन करता है। इस बात को ध्यान रखना है। विद्युत धारा
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये गमन करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। सबके घर में स्विच होता है, स्विच के माध्यम से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्विच के माध्यम से हम चाहें तो इस बल्ब को जो ये चल रहा है इसको बुझा सकते हैं, इसको हम बंद कर सकते हैं। तो स्विच क्या कर सकता है, स्विच आपके परिपथ को चालू करता है, यानी विद्युत परिपथ को चालू करता है और विद्युत परिपथ को बंद करता है। ठीक है, आगे देखा जाए अगला पॉइंट है फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। फिलामेंट में किसका प्रयोग होता है, तो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था और ये जो मैग्नेटाइट है, इस मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। कौन सा चुंबक, प्राकृतिक चुंबक इसको कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखा जाए तो स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। देखिए कोई भी चुंबक हो गया तो चुंबक का जो है दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा क्या होगा, चुंबक का स्वतंत्र रूप से जब आप लटकाएंगे किसी चीज से बांध कर इसको, तो क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ की तरफ आके रुकेगा। हमेशा चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की तरफ, जबकि दक्षिण ध्रुव हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ जाकर ये रुकता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो चुंबक होता है तो चुंबक के ध्रुवों पे चुंबकत्व शक्ति सबसे अधिक होती है, जबकि बीच में इसका चुंबकत्व शक्ति कम होता है। और चुंबक से जो तरंगे निकलती हैं यह तरंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ गमन करता है। कैसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ गमन करता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो तरंगे हैं, चुंबक के तरंगे, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे देखिए ये वाला रेखा गया, चुंबक तरंगे गया, ये वाला गया, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएगा और अंदर से क्या होगा, ये अंदर से ये जो चुंबकीय जो है परिपथ है, ये आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है। अंदर से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, जबकि बाहर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाता है, ठीक है ना। और बीच में इस परिपथ के बीच में ज्यादा गैप होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे देखा जाए तो चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, अभी मैंने बताया आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा अगर हम चेंज करेंगे तब जो चुंबकत्व बल होगा या चुंबकत्व का जो गुण होगा वह गुण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़ा से चोट मारने पर और ऊंचाई से गिराने पर उसके अंदर जो चुंबकत्व का जो गुण है यह गुण समाप्त हो जाएगा। और मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, मैग्नेटाइट दे देगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे देखा जाए तो आगे कहा जा रहा है नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है। यानी हमारे नाक का जो बाल होते हैं यह क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जो भी वायु हमारे अंदर जाता है उसमें आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य सारे गैस और धूल कण होते हैं। ये क्या करते हैं, जो धूल कण हवा के माध्यम से हमारे नाकों से प्रवेश करता है वह धूल कण नाक के बाल उसे रोक लेता है। ठीक है, जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जल चक्र के माध्यम से ही वर्षा होती है। ठीक है, आगे बात की जाए तो अगला जो पॉइंट है, ये मक्खी तबाह कर दे रहे हैं सब। अगला जो पॉइंट है ये 47 नंबर, इसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। बहता हुआ जो वायु है वो क्या कहलाएगा, पवन कहलाएगा। और ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन, श्वसन और ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग श्वसन करते हैं
तो श्वसन के दौरान 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन, और इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि जो आपका अन्य जो गैसें हैं ये आपका बाकी में रह जाते हैं, अन्य गैसें, ठीक है। इसके अलावा कहा जाए तो ये तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन हमको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी चीज का जलना है तो जलने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हम क्या करें, अगर कोई चीज जल रहा है उसको बुझाना है तो सीधी सी बात है वहां पे हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे अगर हम खत्म कर दें तो वह चीज जलना बंद हो जाएगा। जैसे होता क्या है, अगर बिजली से अगर कहीं पर आग लगी हुई होती है तो उस बिजली से आग को बुझाने के लिए सीधी सी काम किया जाता है कि वहां पे जो ऑक्सीजन है, वहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक ना। और जैसे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के जो है छिड़काव कर दिया जाता है और जो आग है वो आसानी से बुझ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। अगर कोई भी जीव जंतु है भोजन कर रहा है तो भोजन के बाद वह क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा, और उपयोग जब कर लेगा तब कहा जाएगा कि यह जो है क्या है, यह पोषण की एक विधि है। पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखिएगा। पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। और ध्यान रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल ये कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइट्रो जो है कॉन्ड्रिया है, इस बात को ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पत्तियों का क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, इसको हमने समझ लिया। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसा पदार्थ ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। आप जानते हैं कि ये कोई सेल है और सेल में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, इस तरह से कुछ तरल पदार्थ होते हैं जेली के जैसा, और ये जो तरल पदार्थ जेली के जैसा होते हैं इसी को जो है कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। अब देखिए पौधा हो गया तो पौधे में जल की आवश्यकता पड़ती है और इसके अलावा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो खनिज है और ये जो जल है ये दोनों जो है ये पौधे को जमीन से प्राप्त होते हैं। तो आखिर ये पौधे के हर एक भाग तक, पत्तियों तक पहुंचेगा कैसे, तो पौधे में एक पाया जाता है जो है जाइलम, एक जाइलम होता है, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है, ये जो जाइलम है तो जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये खनिज का संवहन करता है, ठीक है। यानी जाइलम के माध्यम से जल और फ्लोएम के माध्यम से खनिज का संवहन होता है पौधे में। इसे हमने समझ लिया। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करते हैं। अब देखिए पौधे को विकास करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, क्या चाहिए, नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के वो जीवित नहीं रह सकते हैं, और नाइट्रोजन पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जमीन में पाया नहीं जाता, मिट्टी में पाया नहीं जाता, ये वातावरण में मुक्त रूप से पाया जाता है। तो वातावरण से या पर्यावरण से जो है ये क्या होता है, वायुमंडल से जो क्या होता है, जो पौधे में पाए जाते हैं राइजोबियम, पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम है ये पौधे के जड़ में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, जड़ में। जैसे कि दलहनी पौधे हो गए, तो पौधे के जड़ में जब राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं तो यह वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को बदल देते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। और फिर यह जो नाइट्रेट है यह पौधे के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। यानी हम ये कहें कि पौधे डायरेक्ट रूप से, सीधा रूप से नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखा जाए
तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है, ये भी हमने देख लिया। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कीटभक्षी पादप जिसमें वीनस फ्लाईट्रैप और सेंट्रूज घटपर्णी है, और ये क्या करते हैं, ये इसे कीटपक्षी पौधे कहा जाता है, कीटभक्षी। और ये जो पौधे होते हैं ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, इस बात को आप कैसे समझिएगा। तो देखिए होता क्या है कि जो भी कीटभक्षी पौधे होते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप सेंट्रूज, ये जो है ये क्या करते हैं, इनके लिए चाहिए, पौधे के लिए चाहिए, ऐसे पौधे के लिए नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, पौधे को जो है भक्षण करते हैं। पौधे नहीं बल्कि कीटाणुओं का भक्षण करते हैं, और कीटाणु से इनको नाइट्रोजन मिल जाता है और ये जीवित रहते हैं। और अक्सर जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये भारत में मेघालय में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखा जाए, कवक नम उष्ण स्थलों पर उगता है। कवक कहाँ उगेगा, तो जहां पे नमी पाई जाएगी और उष्ण होगा वहीं पर कवक क्या होगा, कवक जो है वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। तो आगे कहा जा रहा है अगला पॉइंट में, ये 56 नंबर पॉइंट, इसमें कहा जा रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन करना, टूटना या उसका विखंडन करना, यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। देखिए जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन को क्या करते हैं, हम लोग चबाते हैं, चबाने के माध्यम से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, और फिर टूटने के बाद क्या होता है, यह जो टूटना है, परिवर्तन होना है या विखंडन है, इसी के द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और फिर पाचन होने के बाद जो उसमें पोषण पदार्थ होते हैं वह अवशोषण उसका कर लिया जाता है हमारे शरीर में। मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी, ध्यान रखना, मधुमक्खी इसके अलावा नरभर पक्षी जिसे हमिंग बर्ड कहा जाता है, ये पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। चलिए आगे बात करें, तो स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकल कर ग्रहण करता है। देखिए अब ये जो स्टारफिश है, स्टारफिश करता क्या है कि स्टारफिश ऐसे जीवों का भक्षण करता है या शिकार करता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है। यानी ऐसे जीव जंतु जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का परत होता है उसका भक्षण स्टारफिश के द्वारा कर लिया जाता है। और यह स्टारफिश जब जंतुओं का या जीव का जब शिकार करता है तो ये क्या करता है कि अपना आमाशय शरीर से बाहर निकाल लेता है और फिर उनके मांसल भाग को खा लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं खाता है बल्कि उसके नीचे उनके शरीर में जो मांसल भाग होता है उसको यह खा लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए लाला रस या इसी को लार रस कहा जाता है, लाला रस या लार रस, यह मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये जो आमाशय है, आमाशय में पाया जाता है क्या, तो कहाँ गया, हाँ ये जो आमाशय है, आमाशय में पाया जाता है आपका HCl। और ये जो HCl है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अगर HCl के एक बूंद भी आपकी हथेली पर रख दिया जाए तो HCl छेद करके नीचे से बाहर निकल जाएगा। और यह HCl कहाँ पाया जाता है, आमाशय में। तो फिर क्वेश्चन तो बनता है कि फिर आमाशय में छिद्र क्यों नहीं हो जाता है, तो उसका कारण क्या है कि आमाशय में HCl पाया जाता है, इसके साथ साथ आमाशय में श्लेष्मा भी पाया जाता है और यह श्लेष्मा जो है यह HCl से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए क्या होता है कि आमाशय के भित्ति में HCl के द्वारा छिद्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय कहाँ पे होता है, अग्नाशय का हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और ये आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। आगे देखा जाए तो अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। अब ये जो ब्यूमॉन्ट थे ये चूंकि
सैनिक डॉक्टर थे। कौन थे? सैनिक डॉक्टर। सैनिकों के डॉक्टर होते हैं, तो सैनिक डॉक्टर थे। और एक सैनिक की जब गोली लगी थी तो उनका गोली निकालने के बाद, इलाज करने के बाद जब छोड़ दिए तो पता चला कि इनके जो है अमाशय में छेद अभी भी ऐसा ही है। तो बाद में विमाउंट ने देखा तो उस अमाशय के अंदर देखा तो उस अमाशय में जो भोजन था वह मंथन हो रहा था। तो सबसे पहले किसने देखा? विमाउंट ने देखा। अगला पॉइंट है, क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति में उंगली के समान जो संरचना होती है जिसे पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, इसे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा बिली कहते हैं। अब ऐसे समझिए कि जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन का पाचन तो हो जाता है, लेकिन पाचन होने के बाद उस भोजन में जो भी पोषक पदार्थ होता है उसको अवशोषित भी करना होता है। तो यह जो अवशोषण है यह क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में कुछ उंगली के समान संरचना होती है जिसे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा बिली कहते हैं। और यही क्या करता है? यही जो है पोषक पदार्थ को या पचे हुए भोजन को अवशोषण कर लेता है। ठीक है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो भी हम लोग भोजन किए उसमें से जो भी पोषण पदार्थ प्राप्त होता है, पोषण पदार्थ प्राप्त होता है, तो उस पोषण पदार्थ को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? रक्त का। क्योंकि रक्त में घुल मिल के यह पोषक पदार्थ शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंच जाते हैं। यही बात कहा जा रहा है। ठीक है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना या बदलना ये स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, शाकाहारी के अमाशय में यानी शाकाहारी जीव जंतु के अमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। आप ऐसे समझिए कि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं घास फूस खाते हैं, तो शाकाहारी जंतु जब घास खाते हैं या चारा खाते हैं तो शुरू में खाने के दौरान वह चारे को हल्का सा चबाते हैं और फिर उसे ले जाकर रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। और जब रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जब भोजन पूरा ग्रहण कर लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, तब वो क्या करते हैं? आराम से बैठते हैं या कहीं पे खड़ा होते हैं और फिर क्या करते हैं कि रुमेन में से अपने भोजन को, अधपची भोजन को मुंह में लाते हैं और फिर वहां पे जुगाली करके चबाना शुरू करते हैं। और जुगाली जब करते हैं तब वो समझिए कि भोजन को अच्छी तरह से चबा रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर रुमेन पाया जाता है शाकाहारी होते हैं, और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंथी कहा जाता है या रूमिनेंट कहा जाता है। इसको रूमिनेंट भी कहा जाता है ऐसे शाकाहारी जंतुओं को। ठीक है। अमीबा जलाशय में, अमीबा जो है ये जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, यानी ये सिंगल सेल का बना होता है अमीबा। अमीबा के चलने वाला जो भाग है इसे पदार्थ कहते हैं, और ये पदार्थ कृत्रिम पांव है। कृत्रिम पांव क्यों भाई? तो देखिए, अमीबा का कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए इसको अमरत्व प्राप्त है, इसलिए इसको अमरत्व प्राप्त है। और ये जो भाग है, ये जो भाग है इसका, ये जो भाग है इसी को पदार्थ कहा जाता है, इसका पैर कहा जाता है। और इसी पदार्थ के माध्यम से क्या होता है कि अमीबा अपना, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भोजन है तो अमीबा अपना आकार ऐसे बदल लेगा, ऐसे बदल लेगा, और फिर क्या होगा? इस भोजन को अपने शरीर के अंदर लेके इसको खा जाएगा। तो इसलिए अमीबा का आकार फिक्स नहीं है और अपना जो है ये अपना पाँव, हाथ पाँव बदलता रहता है। ठीक है। और अमीबा अपना भोजन खाद्यदानी में जो है अंतर्ग्रहण करता है। आगे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जबकि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है यह पाचन हमारे अमाशय से शुरू होता है। दोनों बातें अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होगा, जबकि प्रोटीन का पाचन जो है ये अमाशय से शुरू होता है, और वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। इसको आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर ये भी महत्वपूर्ण है, और डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रास होता है, जो रेंज होता है, यह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी को
94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुलाया जाता है, ठीक ना। और सही माप के लिए जो है थर्मामीटर को क्या किया जाता है, ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा रखा जाता है, तब जाके वह सही माप बताया जाता है। अगला पॉइंट है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, ये चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ पल के लिए ये जो है आपका लोहे का छड़ है, तो जब लोहे का छड़ है और यहाँ पे अगर आग जल रहा है और इस आग पर हम लोहे के इस छड़ को रखें, तो इस सिरे से गर्म होते 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 ये क्या होगा, गर्म होते होते इस सिरे तक पहुंच जाएगा। तो ये जो लोहे का जो गर्मी है या आग का जो गर्मी है, यह क्या हुआ, गर्म होते होते ये छड़ है यहां तक गर्म हो गया, तो क्या हुआ, ये गर्मी चलती हो गई ना, तो इसको चालन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको चालन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। यानी अभी हमने बताया कि ये जो छड़ है ये गर्म कैसे हुआ, तो गर्म इसमें जो इसका जो धातु है, मतलब कि ये जो छड़ है इसमें गर्मी ऐसे चलती गई, तो इसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि इस छड़ में इसका जो कण है ये आसपास रहते हैं, तो यह कण इसको गर्म किया, यह कण इसको गर्म किया, यह कण इसको गर्म हुआ, और इस तरह से एक कण दूसरे को गर्म करते चला गया, और फिर ये जो है गर्म होते 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 ये इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच गया इस तरह से। तो ये जो कण है या ये जो है इसका जो अणु है, ये अणु क्या हो रहा है, एक अणु से दूसरा अणु संपर्क में है और ये गर्म होते चला गया, इसी को चालन कहा गया, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा वह संवहन कहलाएगा। जैसे देखिए यहां पे क्या हुआ, चालन में एक अणु दूसरे अणु को गर्म किया, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथे पांचवा को, यानी यह अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ बगल वाले को गर्म कर दे रहे हैं, तो ये चालन कहलाया। लेकिन क्या होता है कि जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी में जो अणु होते हैं वो नीचे बर्तन में, जैसे मान लीजिए कि बर्तन है, बर्तन में नीचे वाला जो अणु है गर्म हो गया तो ऊपर चला जाएगा और ठंडा अणु फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जब देखते हैं कि पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी खौलना शुरू होता है, ऐसे चलता है। तो वहां पे क्या होता है, अणु चल रहे हैं, अपना स्थान जो है बदल रहे हैं, इसको संवहन कहते हैं। इसी बात को कहा जा रहा है कि जब अणु गर्म होने पे अपना स्थान बदलते हैं तो उसको संवहन कहा जाता है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए, आगे कहा जा रहा है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा की एक शब्द है एसिडस, इसी से एसिड की उत्पत्ति हुई है। और एसिड कैसा होता है, एसिड जो है क्षार होता है, क्षारीय होता है, ये क्षार इसे कहा जाता है, और इसका जो स्वाद है यह कड़वा होता है, एसिड का स्वाद कड़वा होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखा जाए तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां इत्यादि जो प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक होते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन इत्यादि को कृत्रिम सूचक कहा जाता है, यानी यह मानव के द्वारा बनाया गया है। लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है ये लाइकेन जो के द्वारा किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन क्या है, लाइकेन एक प्रकार का शैवाल है, लाइकेन एक प्रकार का शैवाल है, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। ये जो सेशन में करा रहा हूं एनसीईआरटी वन लाइनर का, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बात की जाए तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल को क्या करेगा, लाल कर देगा, जबकि क्षार को ये पीला कर देगा। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, अम्ल को लाल करेगा और क्षार को पीला करेगा। फेनोल्फथालीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है, जो फेनोल्फथालीन है वह अम्ल के ऊपर जब इसको डाला जाएगा तो कोई रंग नहीं परिवर्तित होगा, बल्कि क्षार के ऊपर जब डाला जाएगा तब क्या होगा, गुलाबी रंग प्राप्त होगा। गुड़हल का जो पुष्प है अम्ल को गहरा गुलाबी कर देता है, मतलब कि मैजेंटा के रूप में कर देता है, जबकि वही गुड़हल को अगर हम लोग क्षार के संपर्क में लाएंगे तो वह क्या होगा, वह हरा रंग प्रदान करेगा, ठीक है। देखिए हल्दी अम्ल को नीला पीला कर देता है, जबकि देखिए हल्दी क्या करेगा, अगर आपने
सब्जी खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन करने के दौरान सब्जी हमारी जब शर्ट पे गिर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर उसे सरफ साबुन लगा के धुलते हैं तो देखते हैं वो लाल हो जाता है या पीला हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्ल के संपर्क में आते ही वह जो है लाल पीला हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र को विपरीत रंग देता है, इस बात को आप ध्यान रखना। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव उष्मा निकलता है, यानी जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाएंगे, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो ये उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगा ये रिलीज होगा, यानी हीट रिलीज होता है, यहां से ध्यान रखना। आगे कहा जाए कि कैलेमाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, कैलेमाइन में क्या होगा, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा पुनः मूल घटकों में नहीं लाए जा सकते हैं, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ये उत्क्रमित नहीं होते हैं, ये दोबारा पुनः इनको बदला नहीं जा सकता, पुनः इनको बदला या वापस नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है। इसके अलावा जो है नए रंग का निर्माण हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, ये कुछ होता है रासायनिक परिवर्तन में। तो वही बात कर रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, पुनः मूल घटकों में उन्हें वापस नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ जल अर्थात जलवाष्प की आवश्यकता होती है, और ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। ठीक है, आगे देखा जाए तो आगे बात की जाए, लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। मतलब कि अगर नमक की मात्रा या लवण की मात्रा अगर जल में है, लवण की मात्रा अगर जल में है, तब क्या होगा, तब जो है जंग लगने का जो दर है वो क्या होगा, वह इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा तेजी से जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए 88 नंबर क्वेश्चन पॉइंट, और यह पॉइंट कह रहा है कि ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। अब देखिए, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है और वहां पे अगर श्वसन हो रहा है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, अवायवीय। और जब अवायवीय श्वसन होता है तो वहां पे जो है ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो है वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल में बदल देता है, मतलब कि शराब में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ईस्ट होता है इसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, और यही जो ईस्ट है शराब बनाता है। और ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट में जो अभिक्रिया होती है इसे किण्वन कहते हैं। किण्वन कहाँ पे होता है, ईस्ट में, और एक कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन, यानी जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अपने शरीर के अंदर वायु लेते हैं तो उस वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, इसके अलावा अन्य जो है गैसें होती हैं। और इस गैस में क्या होता है, जब हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं तो सांस हमारे अंदर जब जाता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, तब इसको हम लोग अंतःश्वसन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तब उसको उच्च श्वसन कहा जाता है। मतलब कि हम लोग सांस लिए तो ये कहलाएगा आपका अंतःश्वसन, और फिर हम लोग सांस छोड़े तो ये कहलाएगा उच्च श्वसन। अब देखिए, अंतःश्वसन के समय पसलियां, शरीर के पसलियां जो है ये ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है। यानी जब हम लोग सांस लेंगे तो पसलियां क्या होगी, बाहर की तरफ आएंगी, और जो है ये जो डायफ्राम होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। जो कीट होते हैं ये कैसे श्वसन करते हैं, तो श्वास रंध्र के माध्यम से कीट जो है ये श्वसन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका जाल बिछा होता है। यानी जो कीटों में क्या होता है, सांस के लिए वे तो
श्वसन रंध्र का प्रयोग करते हैं, जबकि उनके अंदर गैसों के विनिमय के लिए यानी आदान प्रदान करने के लिए नालिका रूपी जाल बिछा होता है उनके शरीर में, उससे ये श्वास प्रणाली वातक कहलाता है और उसी के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये तो आगे बात किया जाए तो आगे है अगला पॉइंट जो है 92 नंबर। यह कह रहा है कि मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। जो मछलियां होती हैं चूंकि उनमें क्लोम पाया जाता है और ये जो मछलियां हैं ये क्या करती हैं, ये रक्त वाहिकाओं की संख्या इनमें ज्यादा होती है और उसी के माध्यम से गैसों का विनिमय का कार्य करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे मछलियां हैं, कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो क्लोम के माध्यम से श्वसन नहीं करते हैं। ठीक ना, गिल के माध्यम से शोषण नहीं करते हैं, वात छिद्र के माध्यम से वात छिद्र के माध्यम से ये शोषण करते हैं। कौन कौन से, आपको क्वेश्चन में आंसर आपको देना है इसका। अगला है अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। मतलब कि जहां पर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होगा वहां पे शराब का निर्माण होगा, वहां पे शराब का निर्माण होगा। जैसे होता क्या है कि हमारे शरीर जो हो गया, जब कोई हम लोग काम करते हैं काफी तेजी से, तो जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं उस स्पीड से हमें जो है ऑक्सीजन की जो है पूर्ति नहीं हो पाती है, तब हमारा जो शरीर है, जो कोशिका है, वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण करता है। और जब अवायवीय शोषण करता है तब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनना शुरू होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और जब शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ता है तो इसी के चलते क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, शरीर में ऐंठन होती है। जैसे मान लीजिए हम लगातार ऐसे करते रहे तो अगर हम तेजी करेंगे तो कुछ समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी तो फिर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे अवायवीय शोषण होगा इस मांसपेशी में, इस जो है कोशिका में, और फिर जाके यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और फिर इसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जब अवायवीय शोषण होगा तो इसका अंतिम उत्पाद अल्कोहल बनता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, और ये आपके बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है और शायद आपका बीपीएससी टीआरई का भी क्वेश्चन है ये। रक्त के थक्का बनने में पटिकाणु जैसे प्लेटलेट्स कहते हैं, इनका अहम भूमिका होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई है, संख्या कम हो गई है, तो उसके अंदर जो है अगर शरीर कटता फटता है तो फिर वहां पे थक्का जो है शरीर का नहीं जमे, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, धमनी से सिरे में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए ये धमनी है, तो धमनी में चूंकि ब्लड होता है, तो धमनी में जो ब्लड होता है वह शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, एक्सेप्ट फुसफुस धमनी। इसके अलावा सीरा में जो ब्लड होता है इसमें अशुद्ध होता है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो ये अशुद्ध रक्त होता है सीरा में। ये सीरा है और ये धमनी है। ये क्या है, ये धमनी है। तो कह रहा है कि धमनी से सीरा में रक्त का स्थानांतरण, यहां से मान लीजिए कि यहाँ पे ये धमनी आया, यहाँ पे बहुत सारे अंग है, बहुत सारे अंग है, इस अंगों में रक्त चला गया और फिर इस अंग में से कोशिका ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस रक्त में मिला दी और फिर ये रक्त है जो है यह सीरा में जाएगा। तो सीरा में कैसे जाता है, तो सीरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। यही कोशिका क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला के सीरा में जो है रक्त को भेज देती है और यह अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो हृदय का जो स्पंदन है या हृदय का जो धड़कन है, जो हार्टबीट होता है, ये कैसे होगा, तो इस हार्टबीट में जो है, इस हार्टबीट में क्या होगा, तो लयबद्ध संकुचन होता है, लयबद्ध संकुचन होता है। इसके अलावा लयबद्ध विश्रांति होती है। मतलब कि हमारा जो हृदय है वो फैलता है, सिकुड़ता है। तो जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो इसको लयबद्ध संकुचन बोलते हैं, जब फैलता है तो लयबद्ध विश्रांति कहा जाता है। हृदय का जो स्पंदन है इसे स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है, और यह जो स्टेथोस्कोप है ये आपके कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि ध्यान रखना कि जो स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम लोग हृदय की धड़कन को मापते हैं, यह ध्वनि के परावर्तन के नियम पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के नियम पर यह काम करता है। आगे देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 से लेकर 80 बार के बीच में धड़कता है। ठीक ना, इतना ध्यान रखना। और जो मूत्र होता है, इस मूत्र में 95% ये आपका यूरिया होगा, सॉरी जल होगा, 95% जल होगा। इसके अलावा 2.5% यूरिया की मात्रा होता है और 2.5% जो है यह अन्य जो है यहाँ पे पदार्थ होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और ये सेशन आपको कैसे लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, मैंने तो जितना महत्वपूर्ण है सबको मैंने जो है यहाँ पे समेटने का प्रयास किया, सबको लेकर चल रहा हूँ। और मैं जान रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम से पहले पूरा जो है एनसीईआरटी का 1 लाइनर के फॉर्म में मैं कन्वर्ट जो है कंप्लीट करा दूं। और यह सेशन आपको कैसे लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसको चालू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। और हाँ, मैं जब बहुत जल्द एमसीक्यू भी लेकर आ रहा हूँ क्लास 9-10 का, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि पहले जो है 9-10 का जो एमसीक्यू करा दिया जाए साइंस का। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।